गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आप सबका साथी शुभम पांडे उपस्थित हूँ इस वीडियो के माध्यम से। चर्चा का विषय है यूपीपीएससी आरओ एआरओ प्रीलिम्स परीक्षा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जिसमें बहुत ही उच्च स्तर का कंपटीशन होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परीक्षा की तिथि अभी तक घोषित नहीं हुई है। कैलेंडर बहुत ही जल्द आने की उम्मीद है आयोग की तरफ से, लेकिन फिर भी हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि संभवतः अप्रैल के अंत तक या जून के पहले सप्ताह तक यह परीक्षा हो जानी चाहिए। तो उसको देखते हुए मैंने एक 90 दिन की एक स्ट्रेटजी बनाई है आप लोगों के लिए, ताकि जो भी ऐसे अभ्यर्थी हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जो यह महसूस कर रहे हैं कि अब ऐसी स्थिति में जब हमारे पास 3 महीने का लगभग समय बचा हुआ है, तो कहाँ से पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए, कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। तो उन्हीं सबका समाधान करने के लिए और काफ़ी एक गहन विश्लेषण करने के बाद में मैंने जो चीज़ें आरओ एआरओ के पहले परीक्षाओं के आधार पे एक विश्लेषण किया है, और पीसीएस की परीक्षा में भी जो एक जीएस का पोर्शन आता है, तो उसमें मैंने जो एक विश्लेषण किया है उसके आधार पे एक कंक्लूज़न कहूँ, निष्कर्ष कहूँ, जो निकाला है, तो वह आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसा कि जानते हैं कि हमारे यूपीपीएससी आरओ एआरओ प्रीलिम्स परीक्षा में जीएस में 140 प्रश्न होते हैं और हिंदी में 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चूँकि यह परीक्षा प्रीलिम्स की जो है 3 घंटे में ही संपन्न की जाएगी, तो हिंदी के जो 60 प्रश्न हैं और जीएस के 140 प्रश्न हैं, वह दोनों सम्मिलित रूप से 3 घंटे में हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। तो अब हम विशेषतः जीएस के पोर्शन पे डिस्कस करते हैं पहले, क्योंकि एक वो ऐसा विषय है जिस पे सभी अभ्यर्थी परेशान हो जाते हैं कि भाई बहुत बड़ा सागर है जीएस, उसका तो ना कोई ओर है ना कोई छोर है, कैसे किया जाए, क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आता। पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो भी गड़बड़। तो उन सब चीज़ों को मैंने एक सरल तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की है, ताकि जो एक जेन्युइन अभ्यर्थी है वह ऐसे तैयारी करे कि उसका सिलेक्शन हो जाए, उसकी मेहनत बेकार ना जाए। मैं बात करता हूँ पहले ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी जैसा कि जानते हैं कि लगभग 20 से 22 प्रश्न मैं मान सकता हूँ कि पूछे जाते हैं इस जीएस के पोर्शन में। 20 से 22 मान सकते हैं। वैसे मैंने जो विश्लेषण किया था अभी का, जो फरवरी 2024 में जो परीक्षा हुई थी, उसमें लगभग 29 प्रश्न ज्योग्राफी से, भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल से पूछे गए थे। वो प्योरली ज्योग्राफी के थे। ओके। और उसके बाद में करता हूँ बात हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत का इतिहास और भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। इसमें भी लगभग 19 से 20 प्रश्न इस बार थे। 19 प्रश्न थे इस बार, लगभग 20 में मानता हूँ कि पूछे जाएंगे, या 2-3 प्रश्न जो है ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, वो एग्ज़ाम में हो जाते हैं। क्योंकि एग्जैक्ट उसमें नहीं होता है कि हमको यही पूछना है, आयोग ऐसा कभी नहीं रखता। लेकिन हाँ, एक हम जो विश्लेषण करते हैं उसके आधार पे हम यह निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि हाँ, आयोग क्या कर रहा है इस समय, या काफ़ी टाइम से वो क्या कर रहा है। फिर आते हैं बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, या इसको कह सकते हैं सामान्य विज्ञान। इसमें भी लगभग इस बार तो 13 प्रश्न थे, तो ऐसे ही लगभग रहते हैं 13 से 15। यूपी कन्वेंशनल, मतलब इसमें करंट अफेयर्स को शामिल नहीं किया है, तो यूपी कन्वेंशनल में लगभग इस बार 14 प्रश्न थे। मैंने 13 लिख दिया है, गलती से हो गया। 14 प्रश्न इसमें कन्वेंशनल से थे। करंट अफेयर्स जो करंट अफेयर्स है नॉर्मल, वो और उसमें यूपी का करंट अफेयर्स भी इंक्लूड करके 17 प्रश्न बने थे लगभग इसमें।
16 से 17 हो सकता है। वैसे मैंने गलती की नहीं है लिखने में, अगर होगा तो एक क्वेश्चन से ज़्यादा कहीं पर गलती होगी नहीं, प्लस या माइनस की जो पूछे गए हैं। इंडियन पॉलिटी, इसमें 10 प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं। मैं आरओ एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, के लिए केवल पीसीएस की नहीं। अभी क्वांट एंड रीजनिंग की बात की जाए तो साथियों इसमें 13 प्रश्न इस बार पूछे गए थे, और 15 तो वही 13 से 15 का रेंज रहता है हर बार। और इसमें क्वांट एंड रीजनिंग में रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे वो अधिक थे, क्वांट के तो बहुत कम थे। आगे चलते हैं इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट में, मतलब अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास। इसमें इस बार वही 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे, और वैसे मैंने जो देखा है विश्लेषण पे कि 5 से लेके 20 प्रश्न तक इस एरिया से पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, चाहे वो मेंस का हो आरओ का, चाहे वो प्रीलिम्स का हो। मेंस में ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि अर्थव्यवस्था का ज़्यादा पूछ लेता है। और आगे बढ़ते हैं हम आर्ट एंड कल्चर पे, कला एवं संस्कृत पे। इसमें लगभग 4 प्रश्न थे हमारे इस परीक्षा में जो आए थे, और ऐसे ही पूछे जाते हैं, पहले का भी यही रहा है सीन। कॉमर्स एंड ट्रेड, इसमें 4 प्रश्न इस बार पूछे गए। कॉमर्स एंड ट्रेड वैसे जैसे इस बार आया था ऐसे तो क्वेश्चंस नहीं आए थे इससे पहले आरओ में एग्ज़ाम में, जो एनालिसिस की मैंने उसके आधार पे, लेकिन इस बार इन्होंने अकाउंट्स वगैरह भी क्वेश्चंस पूछे थे। तो 4 प्रश्न ये हो गए। एग्रीकल्चर, कृषि से 6 प्रश्न थे, और कृषि का महत्व बढ़ रहा है हमारी परीक्षाओं में, विशेषकर उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में। पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन, जनसंख्या एवं नगरीकरण हुआ ये, इसमें 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इसमें 2 प्रश्न पूछे गए थे इस बार की परीक्षा में, और सामान्यतः 2 से 5 प्रश्न तक ही पूछे जाते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में। जो आपका पर्यावरण और पारिस्थितिकी है उसमें से 2 से 5 प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं, 5 के आसपास ही मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। तो अब मैंने बता दिया कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये जो मैंने लिखा है कि 10/22, 10/20, 8/13 इस तरीके से, तो मैं इसका अर्थ आपको समझाता हूँ कि हमारा जो टारगेट रहना चाहिए वो यह रहना चाहिए कि ज्योग्राफी में 22 में अगर 22 प्रश्न आते हैं, ठीक है, वैसे तो 29 तक प्रश्न लाए गए थे इस बार, क्योंकि मैंने जो ये सारे क्वेश्चंस जीएस के बनाए हैं ये 192 प्रश्न ही 192 प्रश्न ही बन पाए हैं, क्योंकि बाकी इधर उधर से क्वेश्चंस, इधर उधर से क्या, वो 7 क्वेश्चंस जो हैं 7 क्वेश्चंस तो मैंने कम ज्योग्राफी में ही लिख दिए हैं, तो करीब 29 प्रश्न थे वहाँ पे, तो वही लगभग बन जाएगा आपका 200। लेकिन एक्चुअली हमेशा ऐसा फिक्स नहीं होता है कि ज्योग्राफी में वो 29-30 प्रश्न ही पूछे, ऐसा हमेशा फिक्स नहीं होता। तो मैंने एक नॉर्मल एवरेज में लिखा है कि इतने प्रश्न आप मान के चलिए कि इस बार परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो साथियों बात करते हैं कि अगर ये जो हमारी परीक्षा है इसमें जो भूगोल विषय है, इसमें मैं मानता हूँ कि आप, अगर मैं नॉर्मली में बात कहूँ तो आप ये समझ लीजिए कि जितने भी प्रश्न हों, चाहे वो 30 पूछे चाहे वो 29 पूछे, उसमें हमें 50% का टारगेट कर लेना है कि हमें 50% क्वेश्चन ज्योग्राफी से निकाल लेना, क्योंकि ये हाई वेटेज का सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। इसमें ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, 20 से नीचे मुश्किल ही हो जाता है पूछना, 20 तो पूछता ही है। और इतिहास का जो है, इतिहास में 20 में 10, इसमें भी 50% मान लीजिए। और जो हमारी साइंस है, विज्ञान, इसमें 13 में से 8 प्रश्न तो आपको करने पड़ेंगे मान के चलिए, और हो जाएंगे। अगर किसी की विज्ञान अधिक कमज़ोर है तो उसके लिए अलग बात है, कुछ तो उसका ऐसा मजबूत होगा ना, मजबूत उसका एरिया होगा जहाँ से वो चीज़ कंपेंसेट कर सकता है। उसके बाद आते हैं यूपी कन्वेंशनल पे, इसमें 13 में से 8 आपको करने पड़ेंगे, हमको लाने पड़ेंगे, और ये बहुत कठिन नहीं है। ये आगे की चर्चा जब हम करेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि कहाँ से क्या करना है। करंट अफेयर्स, इसमें 17 प्रश्न अगर मानते हैं तो 13 प्रश्न, 12 से 13 प्रश्न हमको करने पड़ेंगे। और इंडियन पॉलिटी जो है इसमें 10 प्रश्न में से 10 ही आते हैं लगभग,
एक क्वेश्चन आप प्लस माइनस भले कर लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं होता, 10 फिक्स रहता है लगभग लगभग मान के चलिए। और इसमें 7 प्रश्न मान के चलिए हमको करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आती है भारतीय राज्य व्यवस्था। और फिर आते हैं क्वांट एंड रीजनिंग पे। यह इसमें 13 प्रश्न अगर मानते हैं तो उसमें 10 प्रश्न, मतलब कि 2 से 3 क्वेश्चंस का ज़्यादा मार्जिन नहीं रख सकते हैं हम क्वांट एंड रीजनिंग में, क्योंकि समय भी होगा वहाँ पे और हमको ये करना पड़ेगा। इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट जो पोर्शन है, इसमें मान के चलिए कि हम ज़्यादा नहीं उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रश्न आएंगे इकोनॉमी में। तो जैसा पैटर्न चल रहा है उसी को मानते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि 5 अगर प्रश्न पूछता है तो उसमें 2 से 3 प्रश्न हमको करने पड़ेंगे, वही 50% मान लीजिए आप। तो आर्ट एंड कल्चर उसके बाद आता है। इसमें अगर 4 प्रश्न हैं तो इसमें भी 2 मान लीजिए कि हमको ये करने पड़ेंगे, ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी। कॉमर्स एंड ट्रेड, इसमें भी 4 प्रश्न में से 2। एग्रीकल्चर में भी वही 6 में से 3, और पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन में 3 में से 2। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में अगर 2 आते हैं तो 1 तक करता है, मतलब नील नहीं होना है हमको किसी भी सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं कर देना है कि नील रहे। लेकिन बात ये भी है कि किन पोर्शन पे हमें ज़्यादा कार्य करना है, किन पे हमें थोड़ा सा अपेक्षाकृत कम करना है, ये चीज़ भी हमें देखनी पड़ती है। तो इस तरह से जब हम प्रश्न करेंगे, प्रश्नों को आगे बढ़ाएंगे, हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, तो हम ये पाएंगे कि इसमें जीएस में अगर 132 प्रश्न हैं, मतलब 140 में से 132 इसलिए हुए यहाँ पे क्योंकि वो ज्योग्राफी के मैंने 7 प्रश्न, 7 से 8 प्रश्न, 7 प्रश्न ही हैं, 8 नहीं है, उनको मैंने काउंट नहीं किया था। तो अगर 132 हैं तो 79 इसमें लाने पड़ेंगे। और जो हिंदी विषय है इसमें 60 में से 55, यह हिंदी है, हिंदी भी पूछी जाती है 60 प्रश्न, तो इसमें से कम 55 प्रश्न जो है हमको करने पड़ेंगे। और इस तरह से जब हम दोनों को जोड़ देंगे, जीएस और हिंदी के प्रश्नों को, तो हम पहुंच जाएंगे 134 प्रश्नों पे 192 में। और 7 से 8 प्रश्न वही ज्योग्राफी मान लीजिए या जो भी आएंगे आगे, क्योंकि वो तो लास्ट एग्ज़ाम का है, तो 7-8 क्वेश्चन। तो वहाँ पे एक बात ये समझ लीजिए कि लगभग 135 की रेंज में हम पहुँच जाएंगे इस स्ट्रेटजी से। और इस चीज़ को करने के लिए बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता नहीं है, यह मैंने पाया है अपने विश्लेषण में कि इतने मार्क्स लाने के लिए 130 से ऊपर, 130 कहूँ या 135 कहूँ, 135 मानते हैं, 135 मार्क्स लाने में बहुत अधिक पीएचडी की आवश्यकता नहीं है या किसी भी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है जो हमारे पहुंच से बाहर है, ऐसा कुछ नहीं है। बस इतना है कि हमारी डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए और हमारी जो स्ट्रेटजी है बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए, और हमारे जो सोर्सेज हैं, सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे जो सोर्सेज हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनसे हम विषयों को पढ़ते हैं, वह हमारे फिक्स होने चाहिए और स्टैंडर्ड होने चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है उनका एक मानक होना चाहिए, उनमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। थोड़ी बहुत हर जगह होती हैं, वो मान्य है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिक गलतियाँ जिसमें है तो फिर कहीं ना कहीं वो हमारे आगे कॉन्फिडेंस को डाउन करता है, क्योंकि जब आप करके आएंगे बाद में पता चलेगा कि इतने प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं क्योंकि आपने गलत उत्तर पढ़े हैं जिस बुक से भी आपने पढ़े हैं। तो मैं यही कहूँगा कि बुक्स कौन सी फॉलो कर रहे हैं, सोर्सेस कौन से फॉलो कर रहे हैं, उसका बहुत महत्व है इस 90 दिन की स्ट्रेटजी के ज़रिए सफलता प्राप्ति करने में। या आप पहले से पढ़ रहे हैं तब भी सोर्सेस का महत्व बहुत ज़्यादा है। अब आते हैं सोर्सेस पे जिनकी मैं बात कर रहा था, बुक्स या सोर्सेस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूर्वावलोकन जो घटना चक्र के आते हैं, और दूसरी लूसेंट पुस्तक जो है, तो बहुत सारे यूट्यूब मेंटर्स ये बताते हैं कि लूसेंट और घटना चक्र से अगर कर लेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन जो मैंने विश्लेषण किया है कि संभव है कि हो सकता है किसी तरीके से ऐसा हो जाए कि लूसेंट हो, घटना चक्र पूर्वावलोकन को पढ़ के प्रीलिम्स पार हो जाए, लेकिन मेंस में वो चीज़ नहीं हो पाएगी।
जीएस में नहीं हो पाएगा वो चीज़, ये मैं लिखित दे सकता हूँ। पहली बात तो मैं यही कहूँगा, जो स्तर आयोग ने कर दिया है अपना प्रश्नों को पूछने का, उसके आधार पर मैं लिखित में दे सकता हूँ कि जो व्यक्ति केवल पूर्वावलोकन और लूसेंट पढ़ेगा उसका 135 वो 130 वाला मार्क्स लाना तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो क्या हमें सोर्सेस फॉलो करनी चाहिए, ये चीज़ें एक विषय है जिनको हमें बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। तो यही कहूँगा कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं, ये 13 जो हमने सब्जेक्ट्स टॉपिक्स गिनाए हैं, तो इनमें अब हर सब्जेक्ट के लिए मान के चलिए कि हमको स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स उसका तो उसका भी अलग विषय है, कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, बहुत वेटेज है इनका। साइंस भी हो गई, यूपी हो गया। इंडियन पॉलिटी में तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ ही बुक्स चलती हैं, वही चीज़ें फॉलो की जाती हैं। क्वांट एंड रीजनिंग, उसका कोई इतना ज़्यादा इश्यू है नहीं, जो गणित विषय से अलग हैं उनको हो सकता है दिक्कत करे, लेकिन इसमें रीजनिंग आती है, इतनी गणित नहीं आती है, जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे। तो क्वांट एंड रीजनिंग के लिए तो प्रीवियस ईयर्स के किए जा सकते हैं, उससे भी बहुत सहायता मिल जाएगी। और जो इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट है, इसको कहाँ से करना है, क्या हमको कोई स्टैंडर्ड मोटी बुक फॉलो करनी है, या हमें पूर्वावलोकन करना है, या कहाँ से करें, ये ज़रूरी है। तो आर्ट एंड कल्चर, ये जो टॉपिक्स हैं, आर्ट एंड कल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट इकोलॉजी। वैसे एनवायरनमेंट इकोलॉजी बहुत बड़ा विषय है, इसमें क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, तो एक ये टेंशन की बात होती है कि विषय बड़ा है, क्वेश्चन कम पूछे जा रहे, तो हम पूरी तरीके से उसको इग्नोर करें या हम कोई मोटी पुस्तक उससे पढ़ें। तो ये इसमें तो फिर यही है ना कि यही चीज़ स्ट्रेटजी होती है कि आप किस पे ज़्यादा समय दे रहे हैं और कौन से सोर्सेस फॉलो कर रहे हैं, यही हमारे सिलेक्शन का निर्धारण करता है। तो बस जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्योग्राफी में हो चाहे ये जितने भी विषय हैं, इनमें घटना चक्र है, लूसेंट है, परीक्षावाणी हो गई, या अन्य बुक्स हो गई, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, ऐसी पुस्तकें हैं। विज्ञान के लिए लूसेंट साइंस हो गई, या घटना चक्र पूर्वावलोकन हो गई। ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जिनको लोग रिकमेंड करते हैं, बताते हैं कि ये आप कीजिए तो चीज़ें हो जाएंगी। उनमें कुछ चीज़ें सही भी हैं और कुछ चीज़ें फॉलो करने लायक नहीं है, मैंने ये पाया है अपने व्यक्तिगत विश्लेषण से। तो बस मैं यही कहूँगा कि वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, क्योंकि पहला इंट्रो वीडियो है मेरा, और ज़रूरी था कि एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिया जाए, ताकि जो भी आप लोग हैं वो समझ पाएँ कि इस लंबे वीडियो का जो मोटिव है वो क्या है। क्योंकि मेरा बस एक ही ध्येय है कि जो भी दिया जाए वो ऐसा दिया जाए जिसके आधार पे जो भी अभ्यर्थी मेहनत करे और मेरे चैनल को, टेलीग्राम चैनल भी है, उसको फॉलो करे या मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करे, तो उसका वो सिलेक्शन निश्चित रूप से हो, वो नहीं फंसना चाहिए। बस उद्देश्य यही है, ना किसी चैनल का प्रमोशन, अपने चैनल का प्रमोशन, ना टेलीग्राम चैनल का प्रमोशन। बस यह है कि जो भी अभ्यर्थी जुड़े उम्मीद से आए, तो उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए जिस उम्मीद से वो आया है। इसलिए आगे बढ़ते हुए मैं बस ये कहूँगा कि जो ये इन सारे सब्जेक्ट्स की जो बुक्स हैं, सोर्सेज हैं, वो बहुत लोग जानते हैं। पहली बात तो बहुत लोग जानते हैं कि कौन से हैं, कौन सी फॉलो करनी, कौन सी नहीं फॉलो करनी है। हालांकि लोग भटक जाते हैं, लोग कई कई बुक्स खरीद के लाते हैं एक ही सब्जेक्ट की, और बाद में फिर सोचते हैं इसे भी पढ़ लेंगे, उससे भी पढ़ लेंगे, या कहते हैं कि चलो ठीक है मैं नोट्स बना लेती हूँ, और नोट्स बनाने लगते हैं। इतना समय या तो फिर आपके पास हो तो नोट्स बनाना ठीक भी है, हमारे पास इतना समय नहीं है। और जिन्होंने अब तैयारी शुरू की है या तैयारी शुरू करना चाहते हैं या पिछले 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए और ज़्यादा टेढ़ी कीर हो गई है अब यह चीज़ कि कैसे किया जाए। और मैं यही कहूँगा कि असंभव कुछ भी नहीं है, 90 दिन बहुत मुश्किल नहीं है। ये मानता हूँ कि थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं है। और
अगर यह स्ट्रेटजी फॉलो की जाएगी जब जो मैं बताऊंगा आगे, तो निश्चित तौर पे मैं आश्वासन देता हूं कि आपको 135 प्रश्न, 135 से 140 प्रश्न आपको जो हैं 200 क्वेश्चंस में, अगर मैं हिंदी को हटा दूं यहाँ पे, तो 140 में से बात करूं तो 140 में से लगभग आपको 85 प्रश्न, 85 से 90 प्रश्न आपको वैसे नज़र आएंगे जो कि इस स्ट्रेटजी से ही हो जाएगा। और इस स्ट्रेटजी मतलब जो ये इतना सब है सब्जेक्ट्स में जो मैंने बांटा है चीज़ों को, इनको करने में आपको बहुत अधिक समय भी नहीं लगेगा, ये मैं कह सकता हूँ। और उसके बाद समय बचेगा तो उसके बाद बचे हुए समय को हम और एक्सटेंड करेंगे अपनी तैयारी को, कि और कौन से विषय ऐसे हैं जहाँ पे हम और मार्क्स खींच सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी में और मार्क्स खींचे जा सकते हैं क्या, 50% से ऊपर, हिस्ट्री में 50% से ऊपर कवर किया जा सकता है। तो उन चीज़ों पे काम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से सिलेक्शन जो है प्रीलिम्स का वो निर्धारित हो जाएगा। और एक बात और कहना चाह रहा था कि बात थी कि कहाँ से पढ़ा जाए, कौन सी बुक से पढ़ा जाए। तो बुक्स भी लोगों के पास होती हैं, सोर्सेज भी होते हैं, लेकिन या तो इतना आपके पास समय हो कि आप हाँ 8 महीने 10 महीने हैं, मिला तो था इस परीक्षा के लिए, लेकिन बहुत लोग उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाए। तो अगर 3 महीने हमारे पास हैं तो 3 महीने में हम किस तरह से उन्हीं बुक्स को पढ़ें जो स्टैंडर्ड बुक्स मैं बता रहा हूँ या जो आप लोग फॉलो करना चाहते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि अगर कोई भी व्यक्ति मेरी स्ट्रेटजी पे वर्क करके, उस पर ट्रस्ट करके 90 दिन को फॉलो करता है, 90 दिन की स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, तो मैं यही राय दूंगा कि जो मैं बुक्स बताऊं, जो मैं सोर्सेज बताऊं पढ़ने के, उन्हीं को आप फॉलो कीजिए, तो आपको ज़्यादा बेहतर प्रोडक्टिविटी नज़र आएगी अपने रिज़ल्ट में। और केवल बुक्स ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बुक्स तो बहुत मोटी हैं, बहुत सारी चीज़ें 90 दिन वो संभव ही नहीं। और जो भी ऐसा प्रयास करता है कि नहीं बहुत हम तो कर लेंगे, हम तो सुपर ह्यूमन है, तो सच बात यही है कि सुपर ह्यूमन कोई नहीं है। हम बस चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और एक चीज़ यह है कि फिर हमें कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, मैंने वही चीज़ें बनाई हैं, अपनी स्ट्रेटजी में बनाया है कि इन सारे 13 के 13 सब्जेक्ट्स में, स्पेशली क्वांटिटेटिव रीजनिंग में तो कोई बात ही नहीं, इसको छोड़ दीजिए। जो जीएस का पोर्शन है, इसमें हमें क्या पढ़ना है वो चीज़ें मैंने स्ट्रेटजी में बनाए हैं। बाकी नहीं पढ़ना वाला तो खुद ही छट जाएगा, क्योंकि बहुत मतलब सिलेक्शन अगर सब कुछ पढ़ के आप ले रहे हैं तो फिर कुछ खास नहीं है। मतलब फिर तो वही बात है कि बहुत ज़्यादा मेहनत की, ठीक है टाइम था भाई तो आपने कर ली, लेकिन स्मार्ट वर्क वही है कि हम लेस एफर्ट्स मैक्सिमम रिजल्ट, ये ज़्यादा बेहतर है मेरी नज़र में। और हर कोई चाहता भी यही है कि हमें कम से कम एफर्ट लगाना पड़े और रिज़ल्ट हमारा वैसा है जैसा हम चाहते हैं। तो बस यही कहना था कि वो जो टॉपिक्स हैं वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है, कि बुक्स बता दी जाएंगी कि कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, कौन से सोर्सेस फॉलो करने हैं, लेकिन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये सबसे क्रूशियल पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इस तैयारी के दौरान, क्योंकि तभी वो 90 दिन में कवर हो पाएंगी। अन्यथा बुक्स बता भी दूंगा मैं तो आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि 90 दिन ही शेष हैं लगभग। और अगर जून में परीक्षा जाती है, जून के पहले सप्ताह में, तो 1 महीना और एक्स्ट्रा मान लीजिएगा। लेकिन जो तैयारी मैं मानता हूँ वो बस हाँ 28 जनवरी से 28 अप्रैल तक 90 दिन की तैयारी मानता हूँ कि इसको हमें ऐसा कर लेना कि अगर आगे 1 महीना और मिलता है तो हम उसको एक्स्ट्रा एफ़र्ट लगा पाएँ वहाँ पे, जो हमारे सब्जेक्ट्स बचे हैं अन्य में लगा पाएँ अपने एफ़र्ट्स। तो बस यही कहना है कि जो टेलीग्राम का चैनल बनाया गया है उसमें जो लोगों को ऐड किया गया है, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं, तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनको लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से वो ऐड हो सकते हैं। और आगे कल से हमारा ये 90 दिन की स्ट्रेटजी शुरू हो जाएगी। डेली बेसिस पे टारगेट दिए जाएंगे, टॉपिक्स दिए जाएंगे, उनको सब्जेक्ट वाइज करना है, हम सभी को करना है, और इस तरह से हम आगे अपनी स्ट्रेटजी को बढ़ाएंगे।
बाकी किसी को भी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो वह टेलीग्राम पे क्वेश्चन कर सकता है, ग्रुप में क्वेश्चन कर सकता है। जो चैनल है हमारा, ग्रुप है, उसमें प्रश्न कर सकता है। बाकी कमेंट के माध्यम से, इस वीडियो के कमेंट के माध्यम से आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और जो आपको चाहिए है वह भी आप कमेंट के माध्यम से यहाँ पे वीडियो में भी आप कह सकते हैं अपनी बात को। और हमारे अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, और टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन करते हैं तो वहाँ अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद।